Hello everyone, this is Furuj Anuthria. We was completing क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है। बुक का नाम है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। चैप्टर 3 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 कार्यपालिका। इसमें हम श्रीलंका की जो अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है वहाँ तक अपन बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे भारत में संसदीय कार्यपालिका के बारे में। भारत में संसदीय कार्यपालिका, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब तक भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। यानी कि जब हम अपना संविधान लिख रहे थे उस टाइम पे देश जो है वो भारत के 1919 और 1935 के जो अधिनियम थे उसके अंतर्गत जो संसदीय व्यवस्था थी उसके संचालन की हमें थोड़ी सी जानकारी हो चुकी थी कि किस तरीके से देश को चलाया जाता है, किस तरीके की संसद को चलाया जाता है, संसद में किस तरीके से बहसें होती है, किस तरीके से अधिनियमों को लागू किया जाता है। इस तरीके के बारे में हमें अनुभव हो चुका था। इस अनुभव ने हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। ऑब्वियसली जो कार्यपालिका जो होती है उसको जनप्रतिनिधि जो होते हैं उसके द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। जनप्रतिनिधि मतलब एमएलएज, एमपीज, ठीक है, एमएलएज, एमपीज, इनके द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। भाई निर्माता क्या चाहते थे कि ऐसी सरकार हो जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील हो, यानी कि जनता जो चाहती है उसके प्रति संवेदनशील हो और उत्तरदायी भी हो। भाई लोग क्यों वोट देते हैं कि ये जो है हमारे लिए अच्छा काम करेगा, हमारे देश के लिए अच्छा काम करेगा। अब हमने चुन के भेज दिया लेकिन वो जो पर्टिकुलर एमपी है वो हमारे लिए उत्तरदायी है ही नहीं, वो काम कर ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था। यानी हमारे पास दो विकल्प थे, या तो संसदीय कार्यपालिका रखें या फिर अध्यक्षात्मक सरकार का रखें। तो हमने क्या रखा, संसदीय कार्यपालिका को। लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो होती है मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है। यानी स्टेट ऑफ हेड एंड गवर्नमेंट ऑफ हेड जो होता है वो एक ही होता है, राष्ट्रपति। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, यूएसए, फॉर एग्जाम्पल यूएसए उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। यानी राष्ट्रपति के पास ही सारी शक्ति होती है, वो जो चाहे वो कर सकता है, चाहे सैन्य शक्ति हो, चाहे फिर कोई नियम बनाने की शक्ति हो या लागू करवाने की, सारी शक्तियां उसके पास होती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। भाई अगर अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होगी तो उसमें व्यक्ति पूजा, यानी कि लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अभी कौन है, मोदी जी, तो मोदी 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 इस तरीके से जो ये होती है, या फिर इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी, है ना। तो व्यक्ति पूजा के हम तो इसे पूज रहे हैं, कुछ भी हो जाए हम जिताएंगे इसी को ही, इसका खतरा बना रहता है। फिर ये डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा सकते हैं चीज़ों को, देश को। इससे भी अपने आप को बचाना है। डॉक्टर अंबेडकर जो है वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे, व्यक्ति पूजा के। वो नहीं चाहते थे कि व्यक्ति पूजा जो है वो देश के संदर्भ में हो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होती है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका हो। भाई कार्यपालिका जो होती है वो जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लग सके। ऑब्वियसली भाई एक अंकुश तो लगा ही सके ना। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी। तो कार्यपालिका यानी कि जो मंत्रिमंडल होता है ना, वो कार्यपालिका होती है। वो जो है वो विधायिका, विधायिका के अंदर लोकसभा हो गई, या फिर जनता के प्रतिनिधि, लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं ना, एमपीज जो होते हैं, उनके प्रति उत्तरदायी होगी। वो सवाल जवाब करेंगे, उनको उनका जवाब देना होगा और उनसे नियंत्रित भी होगी। तो व्यक्ति पूजा का जो खतरा वो काफ़ी हद तक टल गया। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। यानी कि
स्टेट लेवल पे भी यही होगा और नेशनल लेवल पे भी यही होगा। संसदीय व्यवस्था ही होगी, लोग चुन के भेजेंगे एमएलएस और एमपीज को। रिस्पॉन्सिबल होंगे, विधायिका है ना ये, तो ये ही रेस्पॉन्सिबल होंगे जनता के। तो इसलिए उन्हें इन्हें उसी हिसाब से काम करना है, या कार्यपालिका से उसी हिसाब से कार्य करवाना है, जिससे कि ये आगे उत्तरदायी हो सके, आगे जवाब दे सके कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो ये बता सके कि हमने आपके लिए ये किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होता है, यानी ऑफिशियली स्टेट ऑफ हेड। ऑफिशियली स्टेट ऑफ हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होता है राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं, यानी गवर्नमेंट का जो हेड होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो वो और उसकी मंत्रिपरिषद मिलकर के सरकार चलाती है। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल जो होता है वो स्टेट ऑफ हेड होता है, या हेड ऑफ द स्टेट होता है, और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर के कार्यपालिका बनाते हैं। क्लियर है? भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, यानी ऑफिशियली रूप से शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति के पास है। कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, भाई नियुक्त भी पीएम को नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। हटाएगा कौन? वो भी राष्ट्रपति। लेकिन एक सिग्नेचर मात्र से, बाकी के बहुत सारे प्रोसीजर जो होते हैं वो संसद में ही हो जाते हैं। पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है, यानी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद बनेगी उसके थ्रू ये कार्य करेगा। वो इसको सलाह देंगे, बिना सलाह के कुछ नहीं होगा। राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता, यानी कि ये इनडायरेक्ट चुनाव होता है। इनडायरेक्ट का इन द सेंस को एमएलएज और एमपीज जो होते हैं वो चुनाव में भाग लेते हैं, डायरेक्टली जनता चुनाव में भाग नहीं लेती। तो ये जो हो गया वो अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। कौन करेगा? एमएलएज और एमपीज करेंगे। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। किस तरीके से होगा? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलएज यानी कि विधानसभा भाग ले रही है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो सिर्फ एमपीज यानी कि संसद ही भाग लेगी, विधानसभा का इसमें कोई योगदान नहीं होगा। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि इस प्रक्रिया के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। चैप्टर 3 में हमने इसके बारे में देखा था। विशेष बहुमत चाहिए, उसके द्वारा इसको हटाया जा सकता है, साधारण बहुमत से इसको नहीं हटा सकते हम। महाभियोग कब चलाया जाएगा? केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाएंगे कि संविधान के उल्लंघन किया है या संविधान का उल्लंघन किया है राष्ट्रपति जी ने, तो ही महाभियोग चलाया जा सकता है, और कोई रीजन नहीं होगा। क्लियर?